भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। बंगाल में द्वैध शासन की प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड बारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय कलकत्ता का गवर्नर जनरल बारेन हेस्टिंग्स था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ जो था ना, वह बारेन हेस्टिंग्स से संबंधित था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई थी। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रथम विधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया था, बाद में भारतीय सिविल सेवा का नाम दिया गया, वह कौन था? तो वह गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में है। 1802 ईस्वी की वाशीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके किसके हुए थे? तो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के हस्ताक्षर हुए थे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया किसके द्वारा? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक हैदराबाद का निजाम था। सुगौली की संधि कब हुई थी? तो सुगौली की संधि 1815 में हुई थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था? तो भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी की प्रभुसत्ता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका लहराया था, वह कौन था? तो वह था लॉर्ड वेलेस्ली। यानी उस समय जब नेपोलियन की शक्ति यूरोप में धराशायी हो रही थी, तो उस समय लॉर्ड वेलेस्ली जो था वह भारत में ब्रिटिश पताका फहराया था। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1820 से लेकर के 1827 तक रहे थे। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध था, वह कौन था? तो वह लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठगों के दमन से संबद्ध था कौन? तो कैप्टन स्लीमैन था। कैप्टन स्लीमैन जो था वह ठगों के दमन से संबद्ध था। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो सती प्रथा पर पाबंदी राजा राम मोहन राय की सहायता से विलियम बेंटिक ने लगाई। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का समाप्त कब किया गया? तो 1829 में किया गया। बंगाल से दासों के निर्यात को कब रोका गया? तो 1789 ईस्वी में बंगाल से दासों का निर्यात रोका गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कुशासन के कारण हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में हुआ था। बघात रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? तो 1850 में हुआ था। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी, वह कौन था? तो वह था लॉर्ड डलहौजी। जेम्स एंड्रज रैमजे भारत के जिस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। यानी लॉर्ड डलहौजी ही था जिसका नाम जेम्स एंड्रज रैमजे था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न कब हुई थी? तो अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय लॉर्ड एलन ब्रो के समय में हुई थी। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था? तो 1843 ईस्वी में ब्रिटिश ने सिंध पर कब्जा किया था। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था? तो रेजिडेंट था जेम्स आउटर्म। प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? कहां से कहां तक हुआ था? तो भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में बंबई और थाने के बीच हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान
स्वरूप देने वाला कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे अधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किसने किया था? 1858 ईस्वी की साम्राज्ञी की घोषणा ने किया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो 1877 में नियुक्त किया गया था। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया वह था लॉर्ड एलन बैरो, यानी लॉर्ड एलन बैरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। अस्थायी बंदोबस्त किसके समय प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था। पेशवाई को समाप्त कब किया गया था? 1818 में पेशवाई को समाप्त किया गया। राजपुताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत क्या थी, किससे थी? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी वह कौन था? तो वह था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या एक दंडित अपराधी के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर दिया गया था। अफगानिस्तान के प्रति एक जोशनरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो वह लीटन था। भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक कौन रहा था? तो लॉर्ड लिन लिथगो और लॉर्ड कर्जन, ये दोनों सबसे लंबे समय तक भारत में वायसराय रहे थे। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। किसके समय? तो लॉर्ड रिपन के समय में। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंध था। महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों की सीमित करने तथा स्थानीय शासन की आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? तो G.K. गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसके समय हुई थी? लॉर्ड कर्जन ने किया था। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सत्य कथन है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय किया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था। फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनो। यह कथन किसका था? तो यह कथन लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन का। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी वह कौन था? तो वह था लॉर्ड मिंटो। भारत शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस को प्रयोग किया जाता था। कब? किस चीज के लिए? तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका क्या कारण था? इसका कारण था कि धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। इस्तमारी बंदोबस्त किसके समय लागू हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था कब? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो 1793 ईस्वी में। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे कौन कौन? तो अलेक्जेंडर रीड, टॉमस मुनरो, एल्फिंस्टन, विनगेट और गोल्ड स्मिथ, इन सभी शासकों के समय भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था। कौन कौन थे? अलेक्जेंडर रीड, टॉमस मुनरो, एल्फिंस्टन, विनगेट और गोल्ड स्मिथ। सर टॉमस मुंडो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे वो कौन था? तो वो था रैयतवाड़ी बंदोबस्त।
रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन क्या था? तो इसमें था क्या कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। वह प्रथा जिसके समय किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, उस प्रथा को रैयतवाड़ी प्रथा कहा जाता था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। किस दल के टिकट? उदारवादी दल। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार किसका था? तो यह व्यक्त किया था कार्ल मार्क्स ने। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। आधुनिकीकरण के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? यह प्रक्रिया 1813 ईस्वी में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया था। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट किसे कहा जाता था? तो बेनियाइन को, यानी बनिया को। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। यह कथन जो औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता वो कहता है, तो भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे उस समय। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था? तो मनु बहन ने लिखा था। मनु बहन ने लिखा था बापू माई मदर। गीता रहस्य लिखने वाले कौन थे? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। अरविंद घोष ने क्या लिखा था? तो अरविंद घोष ने द लाइफ डिवाइन लिखा था। द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक अरविंद घोष ने लिखा था। और डिवाइन लाइफ स्वामी शिवानंद जी ने लिखे थे। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बिपिन चंद्र पाल। कौन थे? बिपिन चंद्र जी। क्या लिखे थे? द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी, किस भाषा में? तो गुजराती भाषा में। अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। राष्ट्रकवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हेतु प्राप्त हुई थी मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। इंडियन नेशनल मूवमेंट दी लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन थे? बिपिन चंद्र। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? तो बिपिन चंद्र। मदर इंडिया पुस्तक लिखने वाले कैथरीन म्यो थे। राष्ट्रीय गीत ए मेरे वतन के लोगों किसने लिखा था? तो प्रदीप के द्वारा लिखा गया था। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित था? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। लैंड मार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक एम विश्वेश्वरैया थे। प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक लिखने वाले बी एस मिन्हास थे। कमायनी के रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल कब किया गया था? दिसंबर 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, और एक दूसरा कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना कब हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे सिपाही थे, किससे संबंधित थे? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंध था उनका। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसको दिया था? तो बख्त खान को दिया था। बख्त खान। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, उसकी नीति सही नहीं थी, जिसके कारण 1857 का युद्ध हुआ था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो मेरठ की तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो उसका प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो बनारस में उनका जन्म हुआ था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर खान थे। खान बहादुर खान बरेली से नेतृत्व कर रहे थे। महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है? तो उनका समाधि स्थल ग्वालियर में है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? तो ह्यूरोज का। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? तो अवध से। नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या टोपे थे। अलीमुल्ला खां सलाहकार थे किनके? नाना साहब के सलाहकार थे। 1857 के क्रांतिकारियों में से वह क्रांतिकारी जिसका तात्या टोपी जिसका वास्तविक नाम 1857 के क्रांतिकारियों में से वह क्रांतिकारी जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, वह कौन था? तात्या टोपे थे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। उनका संबंध कहां से था? तो वो बिहार से थे। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ शामिल कहां से हुए थे? तो आरा से, जगदीशपुर से। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त असम में 1857 की क्रांति के नेता थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र कहाँ था? जगदीशपुर था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो वो था आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? मिर्जा गालिब थे, जिन्होंने 1857 के युद्ध को देखा था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश कौन था? तो वह था ग्वालियर का सिंधिया, जिसने अंग्रेजों को सहायता किया था। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग क्या किए थे? तो भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग जो थे 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखे थे। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग कौन था? तो वह था मुंगेर, यानी मुंगेर पर 1857 का कोई असर नहीं पड़ा था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग अफसर कौन था? जॉन बेनेट हैडसे था। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो वह था पामस्टन। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ? तो इसकी असफलता का कारण था कि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, जिसका अभाव भारतीय सेनाओं में देखने को मिला था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो सर जेम्स आउटर्म और डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था? 1857 का विद्रोह जो है एक षड्यंत्र है। वह आधुनिक भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वह कौन था? वह था बीडी सावरकर। बीडी सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? वह था एसएन सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खान। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका था? यह था आरसी मजूमदार का। 1857 की क्रांति के बारे में सही धारणा क्या है? तो इसकी सही धारणा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, कब किया था? तो वह था रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर देना।
महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो 1858 का उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन की ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था। कहां कहां से किया था? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखने वाला पुस्तक नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था? तो दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, यानी सन्यासी विद्रोह का वर्णन आनंद मठ में किया गया। मुंगेर के बड़हियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था बाकास्त भूमि की वापसी की मांग। कुक्का आंदोलन को संगठित किसने किया था? गुरु राम सिंह ने, यानी गुरु राम सिंह कुक्का आंदोलन से संबंधित है। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका? तो गारो का विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने। पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू मियां। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियां। बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहां से किया था? केरल से किया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। रामोसी विद्रोह सही रूप से जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह इलाका कौन था? वह था पश्चिमी घाट। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए विद्रोहों का सही घटनाक्रम क्या है? तो बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में हुआ, बेल्लौर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ, कच्छ का सिपाही विद्रोह 1819 से 31 तक हुआ, कोल विद्रोह 1831 से 32 तक हुआ, संथाल विद्रोह 1835 से 56 तक हुआ। फिर से दोहरा लेते हैं। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में हुआ, बेल्लौर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ, कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 में हुआ, कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ, संथाल विद्रोह 1835 से 56 में हुआ। बिल्लोर के विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल सर जॉर्ज वारली था। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा किए गए उपाय क्या थे? तो औपनिवेशिक शासन द्वारा किया गया था कि संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का एक सृजन किया था। मतलब एक राज्य था संथाल परगना, नया सृजन क्षेत्र किया था। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी था। ये दो काम किया था इसने। मेवाड़, बांगर और पास के क्षेत्रों के मिलों में सामाजिक सुधार के लिए लासोडिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो गोविंद गिरी ने किया था। क्या? लासोडिया आंदोलन। उलगुलन, इसको उलगांव विद्रोह भी कहा जाता है, किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने किया था। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा के नाम से जाना जाता है वह कौन है? तो वह बिरसा मुंडा है। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? बिरसा मुंडा को सोते हुए 3 मार्च 1900 ईस्वी में पकड़ा गया था। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए साझा कारण मुहैया कराने वाला तत्व क्या था? तो वह था जनजातीय समुदायों का प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारक 1820-21 के दौरान। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? सुरेंद्र साई था। एक्का आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर आदि स्थानों के किसानों द्वारा किया गया था। क्या किया गया था? एक्का आंदोलन। अंग्रेजों के विरुद्ध भालू द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई। कहां से की गई थी? तो अंग्रेजों के विरुद्ध भालू द्वारा क्रांति, मतलब अच्छे लोगों द्वारा क्रांति प्रारंभ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से हुई थी। ताना भगत आंदोलन जतराव राव ने किया था। कब किया था? 1914 में जतराव राव ने। तेमागा आंदोलन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ। किसने किया था? किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो जोरा नांग था। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था।
कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीय। ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे वो कौन था? वह था चार्टर अधिनियम 1813। वुड डिस्पैच के बारे में सत्य कथन क्या है? तो वुड डिस्पैच जो था वह सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई थी। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित था? तो उसका संबंध शिक्षा से था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर किस पर दिया गया था? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट जो था ना वह प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1906 को हुई थी। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त कब किया था? वर्ष 1917 में। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र में था? तो शिक्षा के क्षेत्र से था। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? लॉर्ड मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब और किसने डाली थी? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। जिसके सतत प्रयासों से बॉम्बे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ वह कौन थे? तो डी के कर्वे। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? तो बीजी तिलक ने किए थे, बाल गंगाधर तिलक ने। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की वो कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। ब्लेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। किस लिए? तो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करने के लिए खोला गया था। क्या खोला गया था? फोर्ट विलियम कॉलेज। कहाँ? कलकत्ता। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट था। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किसने किया था? तो लॉर्ड लीटन ने किया था। 1878 का बर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने ही रद्द किया था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित कौन करते थे? राजा राम मोहन राय के द्वारा होता था। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से हुआ था? कलकत्ता से हुआ था। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। गदर पार्टी का पत्र गदर क्या था? तो वह एक साप्ताहिक पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो शिशिर कुमार घोष ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किए थे वो कौन था? वह था केसरी। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी वह कौन कौन था? तो वह था बंगवासी, काल और केसरी। ये 3 पत्रिकाएं थी जो किसी अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी। वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की वकालत की थी वो कौन था? संध्या, योगांतर और काल। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। द इंडियन ओपिनियन पत्र किस किस भाषा में छपा था? तो गुजराती में, तमिल में, हिंदी में और अंग्रेजी में। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसके प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। शुरू किसके द्वारा किया गया था? शुरू महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब? 1904 ईस्वी में। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था द इंडियन ओपिनियन। हिंदी का पहला समाचार पत्र उत्तर्ड मार्तंड कहां से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से। कब प्रकाशित हुआ था? 30 मई 1826 को। और इसके संपादक कौन थे? तो जुगल किशोर शुक्ला। यानी जुगल किशोर शुक्ला ने उतन मार्तंड नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था 30 मई 1826 को कलकत्ता से। कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक चार्लया था। पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा जाता है? तो कैरोलिंगियन साम्राज्य को पवित्र रोमन साम्राज्य कहा जाता है। सामंतवाद का आधार क्या था? तो सामंतवाद का आधार भूमि था। सामंती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता था?
सामंती व्यवस्था में भूमि का मालिक राजा होता था। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था? तो रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र रोम में था। अंध महासागर किसे कहा जाता था? तो अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता था। आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था? तो आधुनिक युग को लाने में पुनर्जागरण का योगदान था। कस्तुनतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो कस्तुनतुनिया बीजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? पुनर्जागरण का केंद्र इटली में था। धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो धर्म युद्ध का मुख्य कारण तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त कराना था। दूरबीन का आविष्कारक कौन था? तो गैलीलियो। एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था? तो एस्ट्रोलोब अक्षांश बताने वाला यंत्र था। खांचा पद्धति के विशाल और मजबूत जहाज किस देश में बनाए गए थे? स्पेन में बनाए गए थे। हल्के और तेज गति से चलने वाले कैरेबल जहाज किन लोगों ने बनाए थे? तो हल्के और तेज गति से चलने वाले कैरेबल जहाज पुर्तगालियों ने बनाए थे। भौगोलिक खोजों को सबसे अधिक प्रश्रय किस देश ने दिया था? पुर्तगाल ने दिया था। कोलंबस मूलतः किस देश का निवासी था? तो वह इटली का निवासी था। कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की? अमेरिका की खोज की। हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? तो हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल का राजा था। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा? तो 1498 में पहुंचा। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? कालीकट पर पहुंचा। ब्राजील की खोज किसने की? तो ब्राजील की खोज कैब्रल ने की। कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की थी? कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने किस स्थान का पता लगाया? तो सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया था। जमोरिन कहाँ का राजा था? तो जमोरिन कालीकट का राजा था। दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? दास व्यापार का प्रमुख केंद्र लिस्बन था। बैंकिंग घराना मेडिची कहाँ था? तो बैंकिंग घराना मेडिची फ्लोरेंस का था। यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था? यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से मैक्सिको से होता था। भौगोलिक खोजों का तात्कालिक प्रभाव किस पर नहीं पड़ा? तो भौगोलिक खोजों का तात्कालिक प्रभाव औद्योगिक क्रांति पर नहीं पड़ा। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया? तो भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप व्यापारी वर्ग का महत्व बढ़ गया। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए? तो इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित किए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा जॉर्ज तृतीय था। अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? अमेरिकी उपनिवेशी के प्रशासन का प्रधान गवर्नर होता था। प्रशासनिक क्षेत्र में उपनिवेशवासियों की किस मांग ने संघर्ष को बढ़ावा दिया? तो प्रशासनिक क्षेत्र में उपनिवेशवासियों की प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग ने संघर्ष को बढ़ावा दिया। जॉर्ज तृतीय की किस नीति से उपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ा? तो जॉर्ज तृतीय की नीति थी व्यक्तिगत शासन की नीति, जिसके कारण उपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ गया। सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो फ्रांस की पराजय हुई थी। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुई थी, जिसमें फ्रांस की पराजय हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग की प्रमुख भूमिका थी? तो जेसुइट वर्ग की प्रमुख भूमिका थी। अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? तो प्यूरिटीन संप्रदाय को मानने वाले थे। अमेरिका किस महासागर के किनारे अवस्थित है? तो अमेरिका अटलांटिक महासागर के किनारे अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस पर टॉमस पेन ने बल दिया? तो टॉमस पेन ने स्वतंत्रता पर बल दिया। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किसका था? तो यह नारा सैमुअल एडम्स का था। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? तो स्टाम्प एक्ट ग्रीनविले ने लगाया था। 4 असहनीय कानून किस वर्ष पारित किए गए थे? तो 4 असहनीय कानून 1774 में पारित किए गए थे। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बोस्टन चाय पार्टी की घटना थी। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन 1774 में हुआ था। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन 1776 में हुआ था।
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध लेक्सिंगटन में हुआ था। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किस तिथि को स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया? तो 4 जुलाई को। स्वतंत्रता की घोषणा को तैयार करने में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो स्वतंत्रता की घोषणा तैयार करने में मुख्य भूमिका थॉमस जेफरसन की थी। किस संधि के अनुसार अंग्रेजी सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की? तो वह थी पेरिस की संधि 1783। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन बने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने उपनिवेशों की सहायता की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय का मुख्य कारण इंग्लैंड का अकेले युद्ध लड़ना था। अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया? तो अमेरिका का संविधान 1789 ईस्वी में लागू किया गया। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? तो इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में छोटा पीट का योगदान था। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस पर यह प्रभाव पड़ा कि वहां की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। आर्थिक स्वतंत्रता संग्राम का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत पर यह प्रभाव पड़ा कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष शुरू हो गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग अमेरिका में हुआ था। पुरातन व्यवस्था किसे कहा जाता है? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व की स्थिति को पुरातन व्यवस्था कहा जाता था। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभक्त किया गया था। फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। बुर्बो। स्टेटस जनरल किस प्रकार की संस्था थी? तो स्टेटस जनरल जो थी ना, वह प्रतिनिधियों की संस्था थी। फ्रांस में करों का बोझ किस पर था? तो फ्रांस में करों का बोझ सर्वसाधारण लोगों पर था। लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा? तो लुई 16वां 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? तो यह लुई 16वां ने कहा था। राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो वह थी पार्लामा। पार्लामा संस्था थी जो सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाती थी। फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी प्रशासनिक विभिन्नता। लेटर दी कैचे क्या था? तो लेटर दी कैचे जो था ना, वह राजाज्ञा था, यानी राजा की आज्ञा। टाइड टाइड किस प्रकार का कर था? तो टाइड एक धार्मिक कर था, यानी वह पादरियों के द्वारा वसूला जाने वाला कर था। टाइल किस प्रकार का कर था? तो टाइल एक प्रत्यक्ष कर था। बुजुर्गा वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता था? तो बुजुर्गा वर्ग जो था वह तृतीय स्टेट के अंतर्गत आता था। दी स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दी स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू थे। किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है? तो यह रूसो ने कहा था। रूसो ने क्या कहा था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है। विशेष कोश का संपादक कौन था? तो विशेष कोश का संपादक दिदरो था। बास्तिल का पतन किस दिन हुआ? तो बास्तिल का पतन 14 जुलाई 1789 को हुआ। लुई 16वां को गिलोटीन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया? तो लुई 16वां को गिलोटीन पर चढ़ाने का निर्णय कन्वेंशन ने लिया। गिलोटीन क्या होता था? तो गिलोटीन एक तरह से फांसी होती थी। फांसी देने को गिलोटीन कहा जाता था। फ्रांस में आतंक का राज्य किस वर्ष स्थापित हुआ? तो फ्रांस में आतंक का राज्य 1993 ईस्वी में स्थापित हुआ। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो नेपोलियन कोड 1804 ईस्वी में लागू किया गया। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का स्वरूप बुजुर्गा क्रांति था। भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान जारी कर दिया? तो वह टीपू सुल्तान था। जैकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग में आते थे? तो जैकोबिन क्लब के सदस्य निम्न वर्ग में आते थे।
आतंक के राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आतंक के राज्य की स्थापना रॉब्सपियर ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो तुर्की शामिल नहीं था। उसमें शामिल होने वाले राष्ट्र थे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी? तो गुप्त संधियों की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। 1879 की बैत संधि किस राष्ट्रों के बीच हुई थी? तो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच हुई थी। 1882 की त्रिकूट संधि में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो सम्मिलित नहीं होने वाले राष्ट्र में इंग्लैंड था। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली शामिल हुआ था उसमें। इंग्लैंड में अलगाव की नीति किस वर्ष त्याग दी? तो इंग्लैंड ने अलगाव की स्थिति 1904 ईस्वी में त्याग दी। त्रिस्तरीय समझौता में कौन देश शामिल नहीं था? तो त्रिस्तरीय समझौता में जर्मनी शामिल नहीं था, बाकी इंग्लैंड, फ्रांस, रूस ये सब त्रिस्तरीय समझौता में शामिल था। 1911 के अगादिर संकट का कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? तो वह फ्रांस। इम्पेरेटर जहाज का निर्माण किस देश ने किया था? तो इम्पेरेटर जहाज का निर्माण जर्मनी ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के युवराज की सैरोजेवा में हत्या थी। बेमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में की गई थी? तो बेमर गणतंत्र की स्थापना जर्मनी में की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में यू बोट पनडुब्बियों का व्यवहार किस देश ने किया? तो प्रथम विश्व युद्ध में यू बोट पनडुब्बियों का व्यवहार जर्मनी ने किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना वुड्रो विल्सन ने की थी। पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई? पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई? तो तुर्की के साथ की गई। किस संधि को आरोपित संधि कहा जाता है? तो वर्साई की संधि को आरोपित संधि कहा जाता है। द्वितीयक विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो सोवियत संघ शामिल नहीं था। जर्मनी, इटली, जापान आदि देश शामिल था। सीज फ्रेट लाइन का निर्माण किसने किया था? तो सीज फ्रेट लाइन का निर्माण जर्मनी ने किया था। मैगिनो लाइन का निर्माण किस देश ने किया था? तो मैगिनो लाइन का निर्माण फ्रांस ने किया था। म्यूनिक समझौता किस वर्ष हुआ था? तो म्यूनिक समझौता 1938 में हुआ था। हिटलर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो हिटलर का जन्म 1889 में हुआ था। हिटलर को आयरन क्रॉस से क्यों सम्मानित किया गया था? तो हिटलर को प्रथम विश्व में वीरता दिखलाने के लिए आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया था। जर्मनी में बेमर गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जर्मनी में बेमर गणतंत्र की स्थापना 1919 में हुई थी। जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया था? तो जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स गणतंत्र के समर्थकों को कहा गया था। नाजी पार्टी के झंडे पर किसका चिन्ह था? तो नाजी पार्टी के झंडे पर स्वास्तिक का चिन्ह था। जर्मनी सांसद का नाम क्या था? तो जर्मन सांसद का नाम राइखस्टाग था। हिटलर के अधीन जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना हुई? तो हिटलर के अधीन जर्मनी में सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना हुई। हिटलर के किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? हिटलर ने वर्साई की संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो नाजीवाद समाजवाद का विरोधी था। हिटलर द्वारा अपनाई गई लेवेंसत्राउस की नीति का उद्देश्य क्या था? रहने योग्य स्थान की तलाश करना। हिटलर के समय जर्मनी में ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? तो हिटलर के समय जर्मनी में अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को ऑनर क्रॉस से सम्मानित किया गया था। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया? तो हिटलर ने 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार किया। 1939 में हिटलर ने किस राष्ट्र के साथ अनाक्रमण संधि की? रूस के साथ। किसे विध्वंस की संज्ञा दी गई? तो नाजी अत्याचारों को विध्वंस की संज्ञा दी गई। औपनिवेशिक सरकार की किस नीति ने भारत में वन नाशन को बढ़ावा दिया? तो उसका मेन कारण था बागवानी को बढ़ावा देने की नीति। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी?
1864 ईस्वी में। भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में की गई थी। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह भी 1864 में। भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1865 में पारित हुआ था। भारतीय वन अधिनियम 1865 ईस्वी में। जनजातियां दीकू किसे कहती थी? तो बाहरी लोगों को दीकू कहा जाता था। भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति भील है। सोहराई पर्व कौन मनाते हैं? सोहराई पर्व संथाल जनजाति के लोग मनाते हैं। सरहुल किनका पर्व है? तो सरहुल मुंडा का पर्व है। भूईहर किन्हें कहा जाता था? मूल रूप से जमीन को आबाद करने वाले को भूईहर कहा जाता था। संथालों का सबसे बड़ा देवता कौन था? तो संथालों का सबसे बड़ा देवता सिंह बोंगा था। चुआर विद्रोह का नेता कौन था? तो चुआर विद्रोह शुरू करने वाले राजा जगन्नाथ थे। 1774 ईस्वी में शुरू किया था इन्होंने, और 1782 से 1784 तक मंगल सिंह ने इसे नेतृत्व किया था। इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल था? तो बुद्ध भगत जो थे वह कोल विद्रोह में शामिल थे। दामिन इकोह किस जनजाति का इलाका था? तो दामिन इकोह संथाल जनजाति का इलाका था। धरती आवा किसे कहा जाता था? तो बिरसा मुंडा को धरती आवा कहा जाता था। गांधी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो टाना भगत आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मरियाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? तो मरियाह प्रथा कंध जाति में प्रचलित थी, कंध जाति में। राष्ट्र संघ की स्थापना में किसका योगदान नहीं था? तो रॉबर्ट सेलिस का था, जॉन एसमटस का था, लियो बोर्जियो का था, विंस्टन चर्चिल का नहीं था। राष्ट्र संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्र संघ की स्थापना तो 1945 में हुई थी और इसका विघटन 1946 में हुआ था। राष्ट्र संघ की स्थापना के समय सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी थी? तो 42 थी। राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया था? तो जेनेवा में किया गया था। राष्ट्र संघ की राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी? राष्ट्र संघ की राजनीतिक उपलब्धियां जेनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन था। राष्ट्र संघ की विफलता का क्या कारण था? राष्ट्र संघ की विफलता का मुख्य कारण था महाशक्तियों का परस्पर विरोधी दृष्टिकोण। किसने अटलांटिक चार्टर जारी किया था? तो अटलांटिक चार्टर जारी करने वाला रूजवेल्ट था। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में किसका गठन नहीं किया गया? तो संरक्षण परिषद का गठन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संगठन का गठन हुआ था। बाल सहायक कोष का गठन हुआ था, लेकिन संरक्षण समिति का गठन नहीं हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता किसे प्राप्त नहीं है? तो जापान को प्राप्त नहीं है। वैसे इंग्लैंड को, फ्रांस को, रूस को अस्थायी सदस्यता प्राप्त है। सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सुरक्षा परिषद में सिर्फ अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। मिस्र के राष्ट्रपति कर्ण नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था? 1956 में किया था। 1956 में। मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप किस हड़प्पाई सभ्यता स्थल में मिले हैं? तो मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप बनवाली हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पाई सभ्यता स्थल से मिले हैं। एग्रीकल्चर मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? तो एग्रीकल्चर मूल रूप से लैटिन भाषा का शब्द है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिला है? तो धौलावीरा से। कहाँ से मिला है? जलाशय का प्रमाण धौलावीरा से मिला है। कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई थी? तो कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा की सभ्यता में हुई थी। औपनिवेश नीति का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? तो औपनिवेश नीति का कृषि पर यह प्रभाव पड़ा कि कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा देने वाले अटल बिहारी
वाजपेयी थे। बिहार में कृषि के अविकसित होने का क्या कारण है? तो नई तकनीक का कृषि में व्यवहार नहीं होना। बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में आरंभ की गई है? तो बिहार में चाय की खेती किशनगंज से प्रारंभ की गई है। धान की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी आवश्यक है? तो धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी आवश्यक है। औपनिवेशिक काल में भारत के किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता था? तो औपनिवेशिक काल में भारत के बिहार को चीनी का कटोरा कहा जाता था। भारत का जावा किस पेटी को कहा जाता था? तो भारत का जावा गोरखपुर देवरिया पेटी को कहा जाता था। अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी रोटी का कटोरा कहा जाता था? तो विश्व की रोटी का कटोरा प्रेयरी का गेहूं क्षेत्र कहा जाता था। प्रेयरी के गेहूं के क्षेत्र को विश्व की रोटी का कटोरा कहा जाता था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण से। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बों का शासन था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? नेपोलियन संहिता 1804 में लागू किया गया था। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस ये सब सम्मिलित था, जर्मनी सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने तैयार की थी? किसने प्रस्तुत की थी? तो रूस ने प्रस्तुत की थी। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो था ना वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो यह चार्ल्स दसम ने कहा था। किसने कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता था, तो सर्दी जुकाम हो जाता है? तो यह मेटरनिक ने कहा था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, और एशिया का मरीज चीन को कहा जाता था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता था। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो कस्तुनतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नव गुएल्फ आंदोलन इटली में हुआ था। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई थी। यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक मैजिनी था। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। और भारत में मुगल वंश में ये बलबन ने अपनाई थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो 3 युद्ध किए थे। 3 किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। समाजवाद दर्शन किस पर बल देता है? तो समाजवाद दर्शन आर्थिक समानता पर बल देता है। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार 1827 ईस्वी में प्रयोग किया गया था। स्वप्नदर्शी समाजवादी किसे कहा गया? तो वर्ग समन्वय की बात करने वाले को स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ था। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता था, जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा हुआ है। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हो गई? तो 1861 में कृषि दासता रूस में समाप्त हो गई। वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इवान तुर्कनेव वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक थे। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू किया था? 1921 में आर्थिक नीति लागू किया था। कॉमिनटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो कॉमिनटर्न की स्थापना का उद्देश्य था क्रांति का प्रचार करना। कोल खोज की योजना किसने प्रारंभ की थी? तो कोल खोज की योजना स्टालिन ने प्रारंभ की थी। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था?
प्राचीन काल में वियतनाम पर चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? 1863 ईस्वी में कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य बन गया। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो इंडो चाइना को फ्रांस ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए फ्री स्कूल चलाया गया था। वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? तो जॉन गुएन आई ने की थी। जॉन गुएन आई ने। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरोध में हुआ था? तो वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट ईसाईयत के विरोध में हुआ था। हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो हुआ आंदोलन के प्रणेता हुइन फूसो थे। रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना फान बोई चाओ ने की थी। फा चू त्रिन किसमें विश्वास करते थे? फा चू त्रिन गणतंत्रात्मक व्यवस्था में विश्वास करते थे। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या था? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक है। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 में हुई थी। किस राष्ट्रपति के शासन काल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? तो कैनेडी के शासन काल में। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 में हुआ था। नियो लियो हक्सप किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो नियो लियो हक्सप पाथेट लाओ की राजनीतिक पार्टी थी। लाल खमेर सेना किसकी थी? तो लाल खमेर सेना सिहानुक की सेना थी। भारतीय राष्ट्रवाद के उद्देश्य का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष था। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो आर्म्स एक्ट डफरिन ने लागू किया था। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? कर्जन ने किया था। दक्षिण अफ्रीका से गांधी किस वर्ष भारत आए? 9 जनवरी 1915 को भारत आए। गांधी जी को कैसर हिंद के पदक के किसके लिए विभूषित किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए। भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई? जर्मनी में की गई। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तथा अनुपात से अधिक प्रतिनिधि देने की व्यवस्था की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत की गई। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को होता है। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने उस चौरी चौरा घटना के बाद बंद कर दिया था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1928 में की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। गांधी इरविन समझौता जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है किस वर्ष हुआ था? तो यह 1931 में हुआ था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से किया गया था। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? तो गांधी जी ने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को भंग किया। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा मैकडोनाल्ड ने की थी। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था भाग लिया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी। टाना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ था? टाना भगत आंदोलन उड़ावे आदिवासी में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को माना जाता है। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद खान ने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में की गई थी।